नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले ही दिनों जम्मू कश्मीर रियासत के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक सिलेंडर पॉलिसी की घोषणा की, जिसको लेकर रियासत की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों में काफ़ी रोष है और इसी को लेकर उन्होंने पिछले दिनों जम्मू बंद भी रखा। और आज हम इसी सिलेंडर पॉलिसी पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और MLC TS वजीर साहब हैं। TS वजीर साहब JNK स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं और जम्मू कश्मीर की एक हाई सोसाइटी में अपनी एक जगह रखते हैं। वजीर साहब, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते वजीर साहब, जैसा कि आपने देखा और आप जानते भी हैं, पिछले ही दिनों जैसे रियासत के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने एक सिलेंडर पॉलिसी की घोषणा की, जिसको लेकर काफ़ी रोष भी आपने देखा कि जम्मू बंद भी रहा। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि जो आपके यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने ये पॉलिसी निकाली है, इस पॉलिसी के मायने क्या हैं और ये किस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में एक अमन की लहर आएगी, इससे किस तरीके से ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा? जहाँ तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी का आपने कहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे डायनेमिक लीडर बहुत देश में कम है। अभी आपने देखा है कि डेवलपमेंट में, हेल्थ में, रूरल डेवलपमेंट में अवार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं कि प्रॉपर फंड्स की यूटिलाइजेशन हुई है। दूसरी तरफ आपने देखा कि कश्मीर पिछले 4 महीने जलता रहा और देश से बाहर के हमारे पड़ोसी देश और कुछ सेपरेटिस्ट लोगों ने इस अमन की फिजा जो कश्मीर जन्नत था उसे तबाह करने में लगे हुए और उसी को बचाने के लिए और जम्मू कश्मीर को पूरे को अमन शांति लाने के लिए ये एक कदम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने उठाया। शायद आप मीडिया से, जर्नलिज्म से आप जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा कि ये पॉलिसी NDA गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वहां पॉलिसी बनी थी तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो वो पॉलिसी उस वक्त लागू नहीं हो पाई। आज उसी पॉलिसी को फिर दोबारा रिव्यू करके एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगी। ये नहीं है कि कल ही जो हमारा गुमराह यूथ है जम्मू कश्मीर का, जो पार पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए गया या मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए तैयार होने के लिए गया, कि उसे आज उमर साहब ने कहा तो कल वो वापस आ जाएंगे और कश्मीर में सेटल हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। इसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की भी और स्टेट की भी, वो दोनों इसमें देखेंगे। यहां उनके पेरेंट्स, उनके वालिदान एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। फिर जब ये स्टैंडर्ड पॉलिसी इसलिए बनाई गई है ताकि जो यूथ यहां भी गुमराह जिन्हें किया जा रहा है, जब वो यूथ यहां पे आएगा तो उन यूथ को ये समय मिलेगा फिर एस्टेब्लिश होने के लिए, यहां बसने के लिए, तो वो लोगों को बता सकेंगे कि पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वो कैसे इस हिंदुस्तान के खिलाफ गुमराह किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बड़े कदावर लीडर थे, आज भी हैं, आज उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन वही थे कि वो ये कहते थे कि हम
बाकी तो सब कुछ बदल सकते लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमें कोशिश करनी है पड़ोसी के साथ और हमारे रिश्ते अच्छे बन सके। तो आज मैं समझता हूं कि जो कुछ पार्टियां यहां पे इस इशू को लेके, इस मुद्दे को लेके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए ये कर रहे हैं, इसमें स्टेट का कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये जम्मू वर्सेस कश्मीर हर वक्त कोशिश करना कि हम इसे बना देंगे, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम यहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जो हैं बौद्ध, हम मिलके रह रहे हैं, एक दूसरे के त्योहारों में हम हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ शादियां ब्याहों में हम इकट्ठे बैठ रहे हैं। तो एक मैं नहीं समझता हूं कि आज जब एक ग्लोब जो है वो एक गांव बनता जा रहा है, तो हम जम्मू और कश्मीर वर्सेस फिर बनाते जाएं इसको। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से जो गुमराह यूथ है उसको भी, और जो जिसे गुमराह किया जा रहा है उसको भी ये पता चलेगा कि नहीं, ये हमें जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ आयरन हैंड से ही हमें दबाना चाहते हैं, वो गले से भी लगाना चाहते हैं। तो यहां दोनों तरीके की पॉलिसी जो है वो की जाएगी। जो मिलिटेंट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके यहां निहत्थे लोगों पे गोली चलाएगा, उसको गोली का हिसाब ना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो ये समझ जाता है, ये मान जाता है कि मुझे गलत हुआ है और मैं अब सही रास्ते पे आना चाहता हूं, तो हमें उसको मौका देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी में कोई स्टेट को खतरा है या देश को खतरा है या देशवासियों को खतरा है, मैं इसमें ये नहीं समझता। जी सर, जैसे आपने अभी ही बताया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये उस टाइम ये जो पॉलिसी है इसको अमली जामा अब पहनाया गया है, कुछ इसमें त्रुटियां थी उसको ठीक करके अब इसको रियासत में लागू किया गया है। लेकिन वजीर साहब, एक चीज़ इसी के साथ में जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि रियासत की सरकार कहीं ना कहीं इसको सार्वजनिक तो किया है, लेकिन इसके मापदंड क्या रहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि ये किन लोगों पे लागू होगी? क्या जो 1990 के बाद जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं क्या उन पे लागू होगी, या उनसे पहले जो नौजवान मिलिटेंसी में गए हैं उन पे लागू होगी, जहाँ ये सिर्फ किसी स्पेशल किसी मजहब के लिए है, जहाँ क्या ये सिख कम्युनिटी से लोग जुड़े हैं क्या उन पे भी लागू होगी, या कोई और जात या किसी कास्ट से बिलोंग करता है क्या उन पर भी लागू होगी? मैं कहीं ना कहीं ये चीजें बताने में रियासत की सरकार नाकाम नहीं रही आपको लगता? या आप थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे इसके मापदंड क्या रखेंगे? मैं समझता हूँ इसमें कहीं भी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी एक मजहब के लोगों को जो गुमराह हुए हैं। यहाँ आपने देखा होगा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो सिख भी पंजाब से गुमराह होके गए हम उनको भी वापस लाएंगे। और वहां पे तो बादल साहब ने ये उनके आगे रिक्वेस्ट की कि जब आप कश्मीर के जो गुमराह लोग हैं उनको वापस ला रहे हो तो पंजाब के जो सिख नौजवान गुमराह था उनको क्यों नहीं ला रहे? तो वहां पे उन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि नहीं, हम पंजाब के जो गुमराह नौजवान थे उनको भी वैसे ही पॉलिसी वैसे ही देंगे। तो वहां मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी, वहां आप देख लीजिए कि वहां अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर रियासत की बात कर रहे हैं, मैं यही जानना चाहूंगा कि ये पॉलिसी किन लोगों पे लागू होगी? जब ये जितने भी जो हमारे सिख कम्युनिटी से लोग हैं, या डिफरेंट कम्युनिटी, या हिंदू है या मुस्लिम है, सब पे लागू होगी? सब पे लागू होगी, इसमें कोई किसी एक मजहब की बात ही नहीं है। आप देखिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने, उनकी तो बेस ही यही रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। इसमें तो कभी भी मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक फर्क ही नहीं समझा इसमें। अगर मैं समझता हूँ
कि महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि अगर हमें रोशनी की कहीं किरण नजर आती है तो वो कश्मीर से नजर आती है। तो कश्मीर में क्यों किरण नजर आई? आप देख लीजिए 47 में पूरा हिंदुस्तान जला, पंजाब पूरा जला, लेकिन आप देखिएगा कि कश्मीर में हिंदू मुसलमान फसाद नहीं हुए। ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन थी। तो आज उन्हीं का पोता उमर अब्दुल्ला साहब कैसे किसी मजहब के नाम पे बात करेगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, सब बराबर है। और मैं समझता हूं कि ये जो आज हम अगर हमारे घर का बच्चा भी कहीं कुछ गलत कर देता है तो हम कोशिश करते हैं कि उससे को ठीक रास्ते पे लाया जाए। अगर वो ठीक रास्ते पे आके चलना चाहता है तो फिर हम क्यों उसको कहेंगे नहीं तुम जो रास्ता तुमने चुन लिया तुम उसी रास्ते पे चलो? मैं तो नहीं ये समझता हूं। लेकिन इसमें ठीक है कि कुछ अगर किसी की पे कहीं किलिंग की हुई है, उसने कोई केस रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ, तो वो तो लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक ही उस पर बात होगी। ये तो कभी हो नहीं सकता है कि एक आदमी ने अगर 10 किलिंग्स की हुई हैं तो उसको कल हम सरेंडर करेंगे और उस पर केस नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कभी। अच्छा वजीर साहब, जैसे कि आपने सरेंडर पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसी पे बात करेंगे तो रियासत के जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आ रही है इसको लेके कि जैसे कि सपोज कोई नौजवान वापस आ गया है तो इसकी सरकार की क्या श्योरिटी देती है कि वो दोबारा अपनी उसी राह पे नहीं जाएगा, वो जम्मू कश्मीर रियासत में एक अमन की ज़िंदगी और एक अच्छे शहरी की ज़िंदगी जिएगा? इसकी क्या श्योरिटी है कि वो दोबारा गन नहीं उठाएगा, वो दोबारा उस? देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि जिन नौजवानों को मजहब के नाम पे या किसी और चीज़ का, आज़ादी का या किसी और चीज़ का झांसा देके जिन्हें गुमराह करके पाकिस्तान ले जाया गया, आज वो पाकिस्तान की हालत भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो जिना सामने सोचा था कि पाकिस्तान क्या होगा, आज पाकिस्तान की हालत आप खुद सुन रहे हो, देख रहे हो, हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं। आज पाकिस्तान की हालत उन नौजवानों के सामने है और आज नौजवान समझ रहा है इस बात को कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं मिलेगा। तो आज आप नहीं समझते हो कि कश्मीर में भी आज आप देखो जो लोग गिलानी साहब को रिजेक्ट कर रहे हैं, और आज ये कश्मीर का नौजवान इस बात को मान रहा है कि अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और ये पॉलिसी जो आप कह रहे हैं, ये पॉलिसी सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं बनाई है, ये सेंटर के साथ सारी बातें होके ये पॉलिसी बनी है, वरना सेंटर के बगैर पॉलिसी कैसे बन सकती है? तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों बराबर हिस्सा लेके इस को अंजाम देंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि इस पॉलिसी से J&K स्टेट में आप देखेंगे एक नया एरा आएगा जिससे जो हम अमन चाहते हैं वो अमन की एक नई रोशनी नजर आएगी। वजीर साहब, मैं आखिर में एक बड़ा अहम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा कि पिछले ही दिनों और अभी भी एक जो रियासत की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस बात को लेकर बड़ी गंभीर हैं और सीरियस हैं, इस पॉलिसी को लेके उनका साफ कहना है कि जैसे कि उमर साहब ने बोला कि जो नौजवान इस पॉलिसी के तहत घर वापस आएगा उसको बसाने के लिए, उसको एक नई ज़िंदगी देने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत में आगे ही काफ़ी नौजवान जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। तो मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं उन नौजवानों के साथ धोखा नहीं होगा कि रियासत की एम्प्लॉयमेंट उठा के उन जो सरेंडर मिलिटेंट्स आएंगे उनको दी जाए?
इस पे मैं लास्ट एक चीज जानना चाहूँगा। देखिए, मैं उमर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है, वो एक यहाँ पे भी हम जिन लोगों ने गन कल्चर छोड़ा, सरेंडर्ड हुए, तो ये आप देख लीजिए कि 90s के बाद भी हमने बहुत से लोगों को कहीं उनकी इकोनॉमिकली मदद की है, कहीं उनको जॉब में एम्प्लॉयमेंट दी है। ये ऑलरेडी एक स्टेट और सेंट्रल पॉलिसी है, जिसमें ये आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में भी हमें वही जो देश के खिलाफ जिन्होंने बगावत की, देश के खिलाफ जिन्होंने गान उठाई, फिर हमने बैठ के उन्हीं से बात करके उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो जब हम पूरे देश में अब नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म के खिलाफ आप देख रहे हैं को एक कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ उनसे बात भी की जा रही है, तो वहां हमारी दो पॉलिसियां तो नहीं हो सकती हैं, देश एक है। फिर जब हम वहां उनसे बात कर रहे हैं तो इनसे भी बात करेंगे, इनको भी रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी बनाएंगे तो इनके लिए भी बनानी चाहिए। हाँ, हम वहां देश में बना रहे हैं तो यहां बनाने में भी कोई, मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां इस इशू को, मुद्दे को लेके कुछ और सोच रही हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अमन अमान बढ़ाने के लिए पूरे देश में आज जहां हमारे यहाँ मिलिटेंसी एक थ्रेट बनी हुई है, वहां नक्सलिज्म बना हुआ है। नक्सलाइट्स को भी रिहेबिलिटेशन करने के लिए, आज भी बात करने के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने एक दफा नहीं 10 दफा उनसे कहा। तो आज अगर यहां हमको पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी में हमारे जम्मू प्रोविंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप पहले पॉलिसी को देखो, बैठो और पूरे हिंदुस्तान की बात सोचो। तो आप सिर्फ जम्मू को अलग करके मत सोचो। और मैं ये समझता हूं कि आज देश में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी, ऑनरेबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान एक जो अशांति उसमें बनी हुई है, वहां पे भी अमन आना चाहिए और वहां एक स्ट्रांग पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान हमारे देश के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये कुछ हम स्टेप उठाएंगे तो उन स्टेप में ये भी एक स्टेप है, ताकि कल जब हमारी एक पॉलिसी बनेगी, इसमें तो फिर लोग जो नौजवान है हमारा, वो गुमराह नहीं होगा। जब नौजवान गुमराह नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान फ्यूचर होता है देश का, स्टेट का। तो मेरा मानना ये है कि स्टेट में अमन। सर, आपका मतलब यही मानना है कि ये जो उमर साहब ने पॉलिसी लाई है, ये पॉलिसी आज की नहीं है, ये अपने जो बीजेपी के सीनियर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की है। उस टाइम किसी वजहवाद से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो ये आज इम्प्लीमेंट हुई है। और ये जो पॉलिसी है रियासत के सभी मजहब और सभी लोगों के लिए है, जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, जो घर वापस आना चाहता है, उसके लिए रियासत की सरकार ने दरवाजे खोल के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि ये सबके लिए, और हमारे दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं ताकि जो हमारे बच्चे, जो नौजवान हमारे गुमराह हुए, वो आए, हम और अपने सीने से लगा के उस देश की इस जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, और उसमें वो भी आके हिस्सा लें, देशवासी बने, हिंदुस्तानी बने और देश में अमन अमान से रह सके। भाई साहब, आज हम अपनी बात को यहीं खत्म करेंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो पॉलिसी बनाई गई है, जो एक उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो और वो जो गुमराह जो नौजवान हुए हैं वो घर वापस आए। इस सारी मिलिटेंसी को समझा ही नहीं है।